चलो सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे सर, ध्यान दो। देखो भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिंपल है सर। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड कहीं डिफाइन नहीं है, बट नेगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हम इस पूरे चैप्टर में 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं सर। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, वो पेबल आइदर टू ऑर्डर और बियरर होंगे सर। सर वो पेबल टू ऑर्डर कब होंगे सर? जहां एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन सर। नाम डाल दियो सर, अब नाम डाले हो सर। स्पेसिफाइड पर्सन को अगर पेबल है, ठीक, तो उस केस में वो क्या होंगे? ऑर्डर। ठीक है, पेबल टू अ पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन, ऑर्डर। सर स्पेसिफाइड पर्सन को पेबल नहीं है, नाम नहीं लिखा है, वो सर नाम आप लास्ट एंडोर्समेंट में लिखते हो सर। ठीक है, यहां पर ब्लैंक ट्रांसफर होता रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? बियरर। ठीक है सर, जब अपन कोई भी इंस्ट्रूमेंट एज एन ऑर्डर पास करते हैं, तो उस केस में सर उसका इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों होती है सर। और जहां पर बिना नाम के ट्रांसफर करते हैं, वहां सिर्फ डिलीवरी होती है सर। क्यों? अगर एक बार किसी का नाम लिखा हुआ है, आपको अगर वही बिल किसी और को एंडोर्स करना है, तो पीछे स्लिप अटैच करना पड़ेगा, उस रिस्पेक्टिव पर्सन का नाम डालना पड़ेगा, और फिर डिलीवरी हो पाएगी। पर अगर नाम नहीं लिखा हुआ है, तो दिक्कत ही क्या है? सिर्फ डिलीवरी करते जाओ, हो जाएगा सर, काम बन जाएगा। समझ आया? ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो सर। सबसे पहले क्या होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये तो सबसे मेन चीज है सर। उसके बाद टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, जो आदमी बिल बना रहा है या जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो आदमी चोर चमान नहीं होना चाहिए सर। जितने बार चाहो ट्रांसफर कर सकते हो, बट मैच्योरिटी के पहले, एक बार उसकी मैच्योरिटी आ गई, उसके बाद आप उसको ट्रांसफर नहीं कर पाओगे सर। सर अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। जब आप प्रॉमिसरी नोट बनाओगे, तो प्रॉमिस करते टाइम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते सर। ठीक है, द सम पेबल, टाइम, पे मस्ट बी सर्टेन, कितना पैसा देने वाले हो, कब देने वाले हो, किसको देने वाले हो, ये क्लियर होना चाहिए सर, सर्टन होना चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करना जरूरी है सर, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट डिलीवर नहीं करते, तो उस केस में सर ये माना ही नहीं जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ है सर। वैसे मैं आपको बताऊं, ये डिलीवरी वर्ड के ऊपर मेरे को लगता है केस स्टडी आ सकती है, कि एक आदमी था, बिल बनाया, अपने ड्रॉज में ही रख दिया, दिया ही नहीं सामने वाले को। अबे दिया ही नहीं तो वो डिलीवर कैसे हुआ? और डिलीवर नहीं हुआ तो ये माना ही नहीं जाएगा ड्यू डेट में उसके पेमेंट्स की बात। ये मेरे को लगता है आने के बेहद चांसेस। हाँ नहीं सर, पे ही सर्टन नहीं होगा तो पैसा किसको दोगे? मैं प्रॉमिसरी नोट बनाया, मैं प्रॉमिसरी नोट बना के वादा किया कि मैं पैसा दूंगा। सरकार बोली किसको? मैं बोला ये नहीं पता, बस दूंगा। सरकार बोली पागल, ये तो बता किसको। पेयर वो होता है जो पैसा देता है, पे ही वो होता है जिसे पैसा मिलता है। अरे बताना तो पड़ेगा किसको दे रहा हूं मैं। सारी बात समझ। चलो प्रॉमिसरी नोट देखते हैं सर। सबसे पहले सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट है सर। प्रॉमिसरी नोट क्या होना चाहिए सर? राइटिंग में। ये राइटिंग वाली बात तो कंपलसरी सर। बैंक नोट, करेंसी नोट बाहर है सर, प्रॉमिसरी नोट में काउंट नहीं होता है सर। सर क्या ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है? यस सर, कंडीशन नहीं लगा सकते। पैसा दे रहे हो, पैसा देते टाइम कोई कंडीशन नहीं लगाते हो सर आप। ठीक है, साइन बाय द मेकर। मेकर कौन है? जो बना रहा है। ठीक है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि मैं तेरे को 1000 दूंगा, 2000 दूंगा, नहीं। आप फिक्स बताओ, 1000 दोगे कि 2000 दोगे? ठीक है, पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। ऑर्डर मतलब सर नाम लिखा होगा प्रॉमिसरी नोट में, ठीक है, और द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जहां पर नाम नहीं लिखा होगा सर, हम ऐसे ही ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ आया? बैठा दिमाग में? दो पार्टी है सर, मेकर एंड पेई। मेकर कौन है सर? जो बनाता है। पेई कौन है सर? तो इसको पैसा मिलने वाला है सर। आई बात समझ? प्रोमिसर, प्रोमिसी। ठीक है, चलो सर, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। सर ये भी राइटिंग में रहता है सर, पर याद रखना सर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। क्योंकि जब अभी मैं बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाऊंगा ना सर, तो वहां अनकंडीशनल ऑर्डर होगा सर, यहाँ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में सर। एक जगह आप वादा करते हो, एक जगह आप ऑर्डर देते हो, भाई मेरा पैसा दे।
समझ आ रहा है? दो बहुत अलग अलग चीजें सर। सर एक्सप्रेस टू पे, प्रॉमिस टू पे डेफिनेट होना चाहिए सर, अनकंडीशनल होना चाहिए, साइन बाय द मेकर। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, याद रखना सर, काइंड में नहीं हो सकता, काइंड में तो हो ही नहीं सकता सर। प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम, फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए सर, फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए। अच्छा, अगर मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन है, मैंने देखा है कहीं, अब याद नहीं है कहां देखा, क्वेश्चन आया कि मान लो मैं बोला इसको 10,000 रुपए दूंगा प्लस 10% इंटरेस्ट दूंगा फॉर 3 मंथ्स, क्या ये प्रोमिसरी नोट वैलिड है? यस सर, ये वैलिड है, क्योंकि मैंने बोला 10,000 दूंगा प्लस 10% इंटरेस्ट दूंगा, 3 महीने के लिए दूंगा, तो सर यहां पर मैं इंटरेस्ट की अमाउंट इजीली निकाल सकता हूं। अब अगर यही प्रोमिसरी नोट में मैंने बोल दिया मैं तेरे को 10,000 दूंगा, 10% इंटरेस्ट दूंगा, ये वैलिड नहीं है सर, क्योंकि इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड का दूंगा, कैसे पता सर, कितने अमाउंट का दूंगा, कोई पता ही नहीं है सर, तो वैलिड नहीं है सर। समझ आया सर? ये क्वेश्चन मैं देखा हूं, कहां याद नहीं है। मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन, ऑब्वियस सी बात है सर, मेकर और पेई एक कैसे हो सकते हैं सर? कोई आदमी अपने आप को वादा थोड़ी कर सकता है कि मैं पैसा दूंगा सर, स्टैंपिंग कराना पड़ता है। आगे आओ, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये पता है सर, बचपन से हम पढ़ रहे हैं सर, बिल रिसीवेबल बिल पेबल, 3 पार्टी होती है, ड्रॉर ड्रॉई पेई। सर क्या ड्रॉर और पेई एक हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। ड्रॉर वो होता है सर जो बिल बनाता है, किसको देता है? ड्रॉई को। अबे एक्सेप्ट कर साले, क्योंकि मेरे को तेरे से पैसा लेना है, तू मेरा पैसा अभी नहीं दे रहा है, तो मैं तेरे से बिल में साइन करवा रहा हूं, तेरे को 90 दिन का समय दे रहा हूं, वो ग्रेस डेज छोड़ो, 90 दिन का मैं तेरे को समय दे रहा हूं, तू 90 दिन में मेरे को पेमेंट कर देना, वो साइन करके देता है। अब वो 90 डेज तक वो बिल जितना चाहे आप घुमा सकते हो सर, वो साइन किया, मुझे वापस दिया, अब मेरे को कल के दिन किसी और को पैसा देना है, मैं क्या किया, उसके नाम से बिल एंडोर्स कर दिया, ब्लैंक ट्रांसफर होगा तो ऐसे ही डिलीवरी के थ्रू हो जाएगा। मैंने पहले ही नाम लिख के रखा है कि किसको पैसा मिलने वाला है, तो उस केस में सर फिर मेरे को स्लिप अटैच करना पड़ेगा, इंडोर्समेंट स्लिप अटैच होगी, फिर डिलीवरी करना पड़ेगा सर। सर ड्रॉई किसको पैसा देगा? जिसके पास लास्ट में मैच्योरिटी में इंस्ट्रूमेंट होगा सर। अरे समझ आ रहा है ना? ऑब्वियसली उसी को तो देगा, क्लियर है ना? ठीक है, ये वही दिया हुआ है सर, राइटिंग होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर है सर, ऊपर अंडरटेकिंग पड़े सर, साइन बाय द मेकर, certain pay person to pay a certain sum of money only to the order or certain person or to the bearer of the instrument। बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 पार्टी, ड्रॉ ड्रॉई पेई, अब भी बताया सर, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देखो, क्या वो राइटिंग में होना चाहिए? हाँ। एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू पे क्यों पता है? यहां पर मैं कमांड दे रहा हूं, भाई साले पैसा लेना है, पैसा दे मेरा, और प्रोमिसरी नोट में तो मैं ऐसे बोलता हूँ, भाई मैं वादा करता हूं तेरे को पैसा दे दूंगा, दोनों में अंतर है सर, आई बात समझ? ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, ऑब्वियस सी बात है सर, आप कंडीशन नहीं लगाते हो सर। ड्रॉर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉर तो वो होता है जो बनाता है, ड्रॉर ड्रॉई पे मस्ट बी सर्टन, किसको पैसा मिलने वाला है, कौन बिल को एक्सेप्ट करेगा और कौन बनाएगा, क्लियर होना चाहिए सर। सम मस्ट बी सर्टन, सर एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, फिक्स अमाउंट होना चाहिए। ऑर्डर किस में होना चाहिए? मनी ओनली, काइंड में तो होता ही नहीं है सर, स्टैंप करवाना पड़ेगा सर। मेरे हिसाब से मैं आपको एकदम ओपन बता रहा हूँ सर, मेरे को तो दिल से फीलिंग आती है कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, वो केस स्टडी वाला पॉइंट वहां बताया, केस स्टडी वाला पॉइंट दूसरा बताया, ये अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस तो बेहद आने के चांसेस, कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस क्या है, 3-4 मार्क्स का लिखने का बेहद आने के चांसेस। आप इसके बेसिस के साथ लिख के आना सर, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा सर, ठीक है। डेफिनेशन, प्रोमिसरी नोट क्या है सर? प्रॉमिस कर रहा हूं सर, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, यहां अनकंडीशनल ऑर्डर है सर बिल ऑफ एक्सचेंज में। सर नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये वादा होता है किसी को पैसा देने का, ये बोलते हैं हम पैसा दे बे, एक जगह देते हैं और एक जगह लेने की बात करते हैं पैसा, समझ आया? अगला पार्टीज, प्रोमिसरी नोट में तो 2 ही चाहिए सर, मेकर और पे, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 आएगी सर, तीनों अलग भी हो सकते हैं और ड्रॉर और पे एक भी हो सकता है। अब वो पहले से कैसे बताऊंगा सर, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा सर। एक्सेप्टेंस, सर प्रोमिसरी नोट में काय का एक्सेप्टेंस, मैं ही तो वादा कर रहा हूं पैसा दूंगा, पर बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट करना पड़ता है, किसको? ड्रॉई को, ड्रॉई को एक्सेप्ट करना पड़ता है सर।
पेबल टू बियरर, सर प्रोमिसरी नोट जनरली पेबल टू बियरर नहीं हो सकता। कारण ये होता है सर, क्योंकि जब आप किसी को वादा करते हो कि पैसा दोगे तो आपको नाम लिख के बताना पड़ता है कि किसको दे रहे हो। बट बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा हो सकता है सर, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बियरर हो सकता है सर। मैंने ड्रॉई को बोला मैं तेरे को बिल बना के दे रहा हूं, तू साइन करके दे दे, मैं इसमें किस पर्सन को तेरे को पैसा देना है उसका नाम नहीं डालूंगा। बोले क्यों? बोले हो सकता है कल के दिन मेरे को मैच्योरिटी में किसी और को पैसा देना पड़ेगा, तो जिस पर्सन को मेरे को देना पड़ेगा मैं उसका नाम डाल दूंगा। तो ड्रॉई बोला ठीक है, मेरे को तेरे को पैसा देना था, अब तेरे को नहीं उसको दे दूंगा पैसा। समझ आया बात? बैठा दिमाग में? पेबल ऑन डिमांड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिल की मैच्योरिटी 90 डेज है, आप 90 डेज के पहले उस पार्टी को कुछ नहीं कर सकते। हाँ, प्रोमिसरी नोट तो हमेशा पेबल ऑन डिमांड है। प्रोमिसरी नोट तो क्या है, वादा है भाई पैसा दे। बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा नहीं होता, 90 डेज रुको। चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, दे चेक दिया ना, जाके तुरंत बैंक से एनकैश करा दूंगा। हाँ, पोस्ट डेटेड चेक रहा तो अलग मैटर है, पोस्ट डेटेड समझते हो, आगे का चेक रहा वो अलग कंसर्न है। आई बात समझ? देखो सर अब आते हैं चेक में, सेक्शन 6 बोलते हैं सर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन होना हमेशा याद रखना। चेक के केस में ड्रॉई कौन होगा? हमेशा बैंक, हमेशा आंख बंद करके याद रखना सर। चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक होगा। ड्रॉअर कोई भी हो सकता है, ड्रॉई कोई सॉरी पेई कोई भी हो सकता है, बट ड्रॉई तो हमेशा कंफर्म्ड है बैंक ही होगा। कोई भी बैंक हो सकता है बट बैंक ही होगा। सर क्या ये हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है? यस सर, हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है, क्योंकि एक बार आपने सामने वाले को चेक दिया, अब उसकी वैलिडिटी 3 मंथ है, जो डेट आप मेंशन कर दोगे उस 3 मंथ में वो चेक का पैसा कभी भी आपके अकाउंट से ले सकता है, अपने अकाउंट में लगाएगा चेक, पैसा ले लेगा। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? ठीक है सर। चेक 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और ट्रिनिकेटेड चेक। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वो होते हैं सर जहां पर मैंने आपको बताया था एनईएफटी आरटीजीएस वाले जो चेक्स दिखते हैं सर, वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है। बट सर ट्रिनिकेटेड चेक वो होता है सर जहां पर कोई चेक फिजिकली मूव कर रहा था, हमें डर लग रहा है कि सर और फिजिकली मूव किया तो कल के दिन सर फट जाएगा, खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं फिजिकल मूवमेंट रोकने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रिनिकेटेड चेक। क्या बोला, समझ आया? बेटा दिमाग में? पार्टीज टू द चेक 3, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉर जो बना रहा है, ड्रॉई हमेशा बैंक है, पेई तो सर आपको बताना पड़ेगा कौन है। सर क्या पेई खुद भी हो सकते हैं? हाँ सर, सेल्फ चेक भी तो होता है ना सर, सुने हो सेल्फ चेक? सेल्फ चेक भी होता है, हम खुद से भी पैसा निकाल सकते हैं अकाउंट से सर। आई बात समझ? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड क्या होता है सर? एग्जैक्टली सर, एक बैंक पैसा नहीं दे पा रहा है तो दूसरा बैंक बोलता है ओके कोई बात नहीं, तेरे पास फंड की शॉर्टेज है, अभी तेरे भी आप में हम ये जो चेक है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझ आया? ड्रॉइंग केस ऑफ नीड, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक देखो सर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेम है सर, बस यहां पर ये याद रखना है इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। सर क्या हर एक चेक बिल है? यस। क्या हर बिल ऑफ एक्सचेंज चेक है? नो। क्यों? सर बिल ऑफ एक्सचेंज तो वो होता है ना सर, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, बैंक्स पे थोड़ी ड्रॉ होता है सर, बट सर चेक तो बैंक पे ड्रॉ होता है ना सर। आया समझ? क्लासिफिकेशन ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? किसको पैसा मिलने वाला है, नाम नहीं है सर। सर या तो लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक है सर, नाम नहीं लिखा है सर, यहां पर सिर्फ डिलीवर करते जाओ सर, क्योंकि नाम ही नहीं है। अच्छा एक मस्त वाली बात है, पता है यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैक, तो मेरा क्वेश्चन है, मैंने मान ले इसको चेक बिल दिया, ये बिल एक्सेप्ट करके मुझे वापस किया, ठीक है, अभी नाम लिखा हुआ था कि किसका है, ठीक है, मेरे को पेबल है। क्या बोला, समझ आया? मैं ड्रॉर, ये ड्रॉई, मैंने इसको चेक दिया, बिल दिया, ये बिल साइन किया, मेरा नाम लिखा हुआ था एज अ पेई, मेरे को मिलेगा पैसा, ठीक। मैंने कल के दिन दर्शन को दिया, बिल एंडोर्स किया, स्लिप अटैच किया, दर्शन का नाम लिखा, दर्शन को बिल दे दिया।
दर्शन ने आगे बिल फिर एंडोर्स किया बट नाम नहीं लिखा। मैंने बोला दर्शन ने आखिरी बार बिल बिना नाम के आगे बढ़ा दिया, क्या वो अब बियरर की कैटेगरी में आ जाएगा? यस, क्योंकि नाम नहीं है सर। अब एंडोर्समेंट हुआ तो नाम नहीं डाला सर। तो आप बोलोगे आखिरी तक नाम ही मत डालो, पागल हो के बे। आखिरी तक नाम नहीं डालेगा तो पैसा किसको मिलेगा? लास्ट में तो डालना ही पड़ेगा, मैच्योरिटी में, आपकी इच्छा, बट लास्ट में तो डालोगे, नहीं तो पैसा किसको मिलेगा उसका? अच्छा चलो मान लो दर्शन ने ये भाई को ट्रांसफर किया, ठीक है, नाम लिख के। अब मान लो ये भाई मैच्योरिटी तक बिल रखा है, मेरा क्वेश्चन है ये किससे रिकवर करेगा? दर्शन से कि ड्रॉई से? सोच लो। सर ये दर्शन के ऊपर केस करेगा, दर्शन मेरे ऊपर केस करेगा, मैं ड्रॉई के ऊपर चढ़ जाऊंगा, पैसा दे। समझ आया कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? आराम से। अरे वो तो जानता भी नहीं है ड्रॉई कौन है, वो तो जानता भी नहीं है, वो तो बिल दर्शन से ले रहा है ना, वो तो बिल दर्शन से ले रहा है ना। समझ आ रहा है ना? आगे देखो सर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? पेबल टू अ पर्सन सर, यहां पर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों होगी सर। उसके बाद इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया, दोनों चीजें होना चाहिए सर। बनना भी इंडिया में चाहिए और पेबल भी कहाँ होना चाहिए? हाँ, पहले पहला वाला तो पढ़ लो, नालायक को इतना क्यों भगते हो? सर बनना भी इंडिया में चाहिए, पेबल भी इंडिया में होना चाहिए, पहली कंडीशन। या तो फिर सर ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, या तो ऐसा कोई पर्सन जो रेसिडेंट इन इंडिया है, भले इंडिया के बाहर है बट वो रेसिडेंट इन इंडिया है, तो सरकार बोली इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होगा सर? ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। सर ऐसा कोई पर्सन जो रेसिडेंट है इन और आउटसाइड इंडिया प्लस मेड पेबल इन इंडिया, तो फॉरेन बिल। क्यों सर? एक सिंपल सी बात चेक की जाती है, अगर बिल ड्रॉ आउटसाइड इंडिया हो रहा है, फॉरेन बिल। आई बात समझ? बिल अगर आउटसाइड ड्रॉ हुआ, फॉरेन बिल। बिल अगर इंडिया में ड्रॉ हो रहा है, पेबल इंडिया में है, तो वो तो इंडियन इनलैंड बिल। सर बिल इंडिया में ड्रॉ हो रहा है बट ऐसे किसी पर्सन को पे हो रहा है जो रेसिडेंट इन इंडिया है, तो भी इनलैंड बिल। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है ना? बिल कहां ड्रॉ हो रहा है बहुत ध्यान रखना सर। लाइबिलिटी ऑफ द मेकर और ड्रॉअर ऑफ द फॉरेन बिल, देखो इन एब्सेंस टू द ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री, कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री, मतलब जब तक आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें कुछ और ना लिखा हो, द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर और ड्रॉअर ऑफ अ फॉरेन प्रोमिसरी नोट or a bill of exchange or check is regulated in all essential matter by the law of a place where he, जहां इंस्ट्रूमेंट बना वहां का लॉ अप्लाई होगा सर, ध्यान रखना सर। एंड द रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर एंड द इंडोर्सर बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज मेड पेबल। एक्सेप्टर और इंडोर्सर का लाइबिलिटी उस प्लेसेस में डिसाइड होगा सर जहां पर वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, पेबल। समझ आई बात? इनकोशिएट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? इनकम्प्लीट है सर, कुछ ना कुछ मिसिंग है सर, चाहे साइन, अमाउंट, डेट, कुछ ना कुछ मिस कर दियो सर, ठीक है। अगला है लाइबिलिटी ऑन ड्रॉइंग इनकोशिएट इंस्ट्रूमेंट, द पर्सन साइनिंग एंड डिलीवरिंग द इनकोशिएट इंस्ट्रूमेंट, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इज लाइबल बोथ टू अ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। सर होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या अंतर? सर होल्डर वो होता है जिसको मैंने बिल दिया, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होता है सर जो मैच्योरिटी तक बिल को रखता है अपने पास। तो सर एक होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है, हाँ, क्यों नहीं हो सकता? आखिरी तक मैच्योरिटी में रखेगा तो रखे, वो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है सर। समझ आया?
द होल्डर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द साइनर। इंटेंडेड वर्ड का मतलब क्या होता है? नियत, इच्छा। अब नियत और इच्छा क्या है आप लड़ लेना सर, ठीक है। द होल्डर इन ड्यू केस कैन हाउएवर रिकवर एनी अमाउंट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, जितनी की उसकी कितनी है स्टैम्प, जितने का उसमें स्टैम्प होगा ना सर, उससे ज्यादा आप रिकवर नहीं कर सकते सर, कर ही नहीं पाओगे। कैसे करोगे सर? अगर बिल में स्टैम्प ही 100 रुपए का है तो पागल हो क्या, 100 रुपए के स्टैम्प पे जितनी की वैल्यू की रिकवरी आती है ना सर, उतना ही कर पाओगे, उससे 1 रुपए ज्यादा रिकवर नहीं कर पाओगे। समझ आया? अगला देखो, Section 20 of the Act reads as where one person signs and deliver to another person paper stamp in accordance with the law relating to the negotiable instrument then in force in India, either wholly blank or have written thereon an incomplete negotiable instrument, he thereby gives prima facie authority to the holder thereof to make or complete. जब हम किसी को इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको अथॉरिटी देते हैं, भाई तू कंप्लीट कर ले, as the case may be, upon it as a negotiable instrument for any amount specified therein and not exceeding the amount covered by the stamp। यही तो बोला क्या मैं आपको? The person so signing shall be liable upon such instrument in the capacity in which he has signed the same to any holder or holder in due course such amount। ठीक है, provided that no person other than a holder in due course shall recover from the person delivering the instrument anything in excess of the amount intended by him। क्या बोला? जो आदमी आखिरी में इंस्ट्रूमेंट रखेगा वो आदमी उतना ही रिकवर कर सकता है उस आदमी से जिसने उसको इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया होगा, जितना उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बनती है। या तो तुम खुद लिख दो या तो फिर स्टैम्प के हिसाब से चलेंगे सर। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको पता ही नहीं चल रहा है सर कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है सर, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में भी कंस्ट्रक्टेड एज अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ भी माना जा सकता है सर। अच्छा, चेक मान सकते हैं क्या? पागल हो क्या बे, चेक कैसे मानोगे बे? चेक को देख के समझ नहीं आएगा? एग्जाम में इतना भी चमत्कार मत कर देना, बोले समझ नहीं आ रहा था चेक। ठीक है, चलो सर आगे देखो, नेगोशिएशन ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की होती है वो क्या होती है? वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए सर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यही तो मेन चीज है सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। अगर वो ट्रांसफरेबल नहीं है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे होगा सर? ठीक है, चलो मोड्स ऑफ नेगोशिएशन देखें सर। नेगोशिएशन में सबसे पहला डिलीवरी दिया हुआ है, पहले डिलीवरी है, फिर एक्चुअल है, फिर इंडोर्समेंट डिलीवरी है, फिर कंस्ट्रक्टिव देखते हैं सर। देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58 इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन बाय अनलॉफुल मींस, अगर आपने गलत तरीके से इंस्ट्रूमेंट लिया है ये अनलॉफुल कंसीडरेशन है। उसके अलावा अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू बियरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी। मैं तो शुरू से यही बोल रहा हूं, अगर नाम नहीं है तो डिलीवरी के थ्रू चलेगा सर। एक्सेप्शन, अ प्रोमिसरी नोट, एक्सेप्शन मतलब समझता ना, विपरीत। इसके अलावा a promissory note, bill of exchange or a check delivered on a condition that it is not to take effect except in a certain event is not negotiable unless such event happens। बहुत प्यारा है। अभी तो आप लोग छोटे हो तो और पहला अटेम्प्ट दे रहे हो तो चांसेस कम है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे, पर ये बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट है सर। जहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर था, बाय डिलीवरी काम हो जाना चाहिए था, बट सर ये यहां पर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिलीवरी जो है ना सर कंडीशनल है, सब्जेक्ट टू है सर। हमने कुछ इवेंट या पर्टिकुलर टाइम या कोई मेन पर्पस बताया है, उसके बाद ही वो क्या बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर हो सकता है। तो जब तक वो इवेंट हैपन नहीं होगा सर वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर माना ही नहीं जाएगा। एग्जाम्पल बता देता हूं, मुझे नहीं पता एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। मान लो, जैसे मान लो मैंने बोला कि लक्ष्य मेरे को गुड्स देगा और जब तक गुड्स मेरे घर नहीं पहुंचता ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट डिलीवरी मानी नहीं जाएगी। तो जब तक गुड्स मेरे पास नहीं आता ना सर तब तक मैं उसको हाथ में भी पकड़ा दूंगा ना सर, वो प्रोमिसरी नोट उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है सर। आई बात समझ? ऑन एन इवेंट, सर्टन इवेंट कुछ भी हो सकता है सर, एक्सेप्ट इन द हैंड्स ऑफ होल्डर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस ऑफ द कंडीशन। ये क्या बोल रहा है? अबे कंडीशन ही नहीं बताया हो तो फिर क्या रुकेगा वो? ठीक है, अगला देखो सर,
नेगोशिएशन में इंडोर्समेंट वाली कहानी कब होती है सर? जब पेबल टू ऑर्डर होता है, यही तो पढ़ लेना। पेबल टू ऑर्डर होता है तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होती है सर। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन देखो सर, delivery of an instrument is an essential where the instrument is payable to a bearer or order for effecting the negotiation. The delivery must be and the object of delivery should प्रॉपर्टी बोले तो ओनरशिप, याद रखना, ठीक है, टू द पर्सन टू whom it is delivery. The delivery can be एक्चुअल मतलब जाके दे देना, याद आया? एक्चुअल मतलब जाके दे देना। कंस्ट्रक्टिव मतलब याद है, कोई पहले मेरे भी आप में रखा था, अब मेरे भी आपके बदले में उसको बोला तू उसके भी आप में रख ले, याद है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी सोगा में पढ़ते हैं सर। Section 46 also lays down that when an instrument is conditionally or for a special purpose only, the property does not passes to the transferee, even though it is endorsed to him, unless the instrument is negotiated to a holder in due course. अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल है, स्पेशल पर्पस वाला है, तो इस केस में सर क्या होगा? अगर हम इंस्ट्रूमेंट उसको दे भी देंगे तो इसमें डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। कब तक नहीं मानी जाएगी? जब तक वो स्पेशल कंडीशंस या स्पेशल पर्पस फुलफिल नहीं होता सर उसका, ठीक। The contract on a negotiable instrument until delivery remains incomplete and recoverable. The delivery is essential not only at the time of negotiation but also at the time of making or drawing of the negotiable instrument. The right in the negotiable instrument are also not transferred to the endorsee unless after the endorsement the same has been delivered. याद रखना, डिलीवरी बहुत जरूरी है सर इंस्ट्रूमेंट की। इफ अ पर्सन मेक द एंडोर्समेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बट बिफोर द सेम कुड बी डिलीवर्ड टू द एंडोर्सी, एंडोर्सर है, जो बना रहा था वो मर गया, अबे जो एंडोर्स कर रहा था वो मर गया, मैं दर्शन को एंडोर्स कर रहा था, मैं मर गया, तो खत्म कहानी। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर कैन नॉट नेगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट्स नहीं दी गई है सर, ऑब्वियस सी बात है सर, वो कैसे राइट्स दे देंगे सर? अबे साइन मैं करूंगा तो मेरा बच्चा थोड़ी डिलीवर करेगा, मैं ही डिलीवर करूंगा ना इंस्ट्रूमेंट, मेरे साइन पे वो डिलीवर नहीं कर सकता सर। समझ आ रही है बात? याद रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा, एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डिलीवर होना जरूरी है? यस, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना इसको। ये तो घोट के पी जाओ सेक्शन 138, आंख बंद करके घोट के पी जाओ सर। डिसऑनर ऑफ चेक, ये हम इसको बहुत अच्छे से समझे भी हैं, पढ़े भी हैं, टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था, ठीक है। Where any check drawn by a person on an account maintained by him with a banker for the payment of money to another person from that account for the discharge in whole, पूरा पैसा देने के लिए, या तो part of any debt or other liability. देखो, a check given as gift, donation, security in discharge of mere moral obligation, moral, प्रेम प्यार, सिद्धांत, जज्बात, ठीक है, और for illegal consideration would be outside the purview of this section. याद रखना, मैं बता रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन दे दूंगा कि सर एक बंदा है जिसको मैंने चेक में ऐसा डोनेशन के फॉर्म में चेक दिया, चेक डिसऑनर हो गया, क्या वो सामने वाला मेरे पर केस कर सकता है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आप कुछ नहीं कर पाओगे सर। इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड, सर इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना सर, केस स्टडी बन सकती है इससे, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से बन सकती है। इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड either because of the amount standing is insufficient, या जितना आपने पैसा लिखा है वो ज्यादा हो गया सर, such person shall be deemed to have committed the offense, और पनिशमेंट कितनी है सर? 2 साल जेल, which may extend to 2 साल, सालों may extend to 2 साल, जरूरी नहीं है 2 ही साल भेजेंगे, हो सकता है 2 दिन में भी आप बाहर आ जाओ सर, और विद अ फाइन which may extend to, हो सकता है ट्वाइस द अमाउंट, क्या दोनों भी हो सकता है? हाँ दोनों भी हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। When section 138 does not apply, कब अप्लाई नहीं होगा सर? देखो, वह सबसे पहले चेक प्रेजेंटेड विद इन, तो फिर 138 अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सही चल रही है सब चीजें, ठीक। वैलिडिटी कितनी है? 3 months। अबे ये याद रखना, 3 महीने और 90 दिन में अंतर होता है, 3 महीना मतलब 3 महीना, उसको 90 दिन मत ले लेना, बहुत अंतर है दोनों में। डिमांड फॉर द पेमेंट थ्रू द नोटिस, ठीक, एंड फेलियर ऑफ ड्रॉ टू मेक द पेमेंट,
ये 3 केसेस में सेक्शन 138 अप्लाई नहीं होगा। थ्योरी क्वेश्चन आया तो आ सकता है सर। आगे देखो सर, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। होल्डर कौन है सर? जो इंस्ट्रूमेंट रखा है। Where the check is dishonored, it shall be presumed unless the contrary is proved that the holder of the check received the check of the nature referred to in section 138। मतलब जब तक आपको पैसा नहीं मिल जाता तब तक ये मान के चला जाता है कि जो आदमी आपको चेक दिया है वो चोर चमार है, वो चेक डिसऑनर ही होगा। जब तक वो ऑनर ना हो जाए ये माना जाता है कि वो डिसऑनर ही होगा। क्या बोला, समझ आया? ठीक है, समझ आ रहा है? जब तक आपको स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक आप लोग चोर चमारो। मैं नहीं, लॉ ऐसा बोल रहा है, बता रहा हूं मैं एग्जांपल। ठीक है, आगे देखो सर, डिफेंस which may not be allowed in any prosecution under section 138, it shall not be a defense in the prosecution of offense under section 138 that the drawer has no reason to believe that when he issue the check may be wow। आप ये बोल के जिंदगी में नहीं बच सकते, ओ माय गॉड चेक डिसऑनर भी होता है क्या, सॉरी पता नहीं था। इतना मारेगा ना कोर्ट, भयानक मारेगा, बता रहा हूं, जज फुर्सत में मारेगा ले जाके कोने में। अगला देखो सर, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस सर, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, 3 चीजें हैं सर। बिल ऑफ एक्सचेंज हमें प्रेजेंट करना पड़ता है एक्सेप्टेंस के लिए, प्रोमिसरी नोट कोई एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं करना पड़ता, यहाँ तो वादा कर रहे हो आप पैसा दोगे। और तीसरा होता है चेक, चेक भी कोई प्रेजेंट वो प्रेजेंट नहीं करना पड़ता एक्सेप्टेंस के लिए सर। A bill of exchange payable after sight must, if no time or place is specified therein for presentment, be present to the drawee there for acceptance if he can after reasonable search be found by a person entitled to demand acceptance within a business hours, business days। आफ्टर साइट बोले तो पर्टिकुलर डेट के बाद। ठीक है, आई बात समझ? If the default of such presentment, no party thereof is liable to the person making such default if the drawee cannot after reasonable search be found, the bill is। आप मिल ही नहीं रहे हो, कहीं खोपचे में जाके छुप गए हो। है? अरे मैं बोल रहा हूँ घोटाला घपला किया, कल के दिन नहीं मिला तो बता रहा हूँ मैं तेरे को। ठीक है, if the bill is directed to the drawee at a particular place, it must be presented at that place in and after the due date for presentment he cannot after reasonable search be found there, the bill is dishonored। Where authorized by the agreement or uses, a presentment through the post office by means of a registered letter is sufficient। ये अच्छी चीज है, इसको याद रखना, इससे केस स्टडी आ सकती है सर। ये बहुत मजेदार चीज है, आप सोच भी नहीं सकते सर। इसीलिए बोलते हैं घर में कभी भी कोई लीगल नोटिस आए, कभी भी जिंदगी में कोई भी कोर्ट की नोटिस, कुछ भी कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करना, साइन करके नहीं ले लेना जब तक पापा मम्मी बोले ना। नहीं लेना, नहीं लेना। एक बार आप ले लिए उसके बाद ये माना जाएगा कि आपके घर में आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली को उस चीज की नोटिस है, आपके नजर में आ गई, आपको पता चल गया। अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते इट मीन्स हमें पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, ठीक है, हमें पता ही नहीं है। ये हम लोग सेटिंग करते हैं, ये सेटिंग करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, कोतवाली से आया भैया आपके वो घर में गाड़ी का चालान था। अरे यार एक काम कर, कितने का चालान है? बोले भैया वो 2000 रुपए का चालान। अच्छा, ए ले 50 रुपए। अबे अपना तो सेटिंग है ना, इतना बाजू में कोतवाली, कुछ तो सेटिंग। 50 रख। तू आया ही नहीं, और तू आया तो हम मिले ही नहीं, और जो मिला वो बच्चा मिला, और जो बच्चा मिला वो साइन नहीं कर सकता। बच्चा कैसे साइन कर देगा? माइनर है वो, उसी की प्लेन बना के उड़ा दिया तो माइनर है। समझ आया? इसलिए पुलिस वाले भी डैम स्मार्ट होते हैं सर। वो आपके खड़े होके आपके घर के पहले ऐसे ऐसे झांकते रहेंगे कि कोई बड़ा दिख रहा है कि, क्योंकि छोटे बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर सकते सर, छोटे बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मेरे को देख के बोलता है आप पापा को ला के लाओ, मैं बोला साले तो 32 साल का हूं, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चलो देखो सर, प्रेजेंटमेंट, भयानक प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट, इधर ध्यान दो। A promissory note payable at a certain day
certain period after site must be presented to the maker for site. If he cannot, after reasonable search be found. वो वही बात दी हुई है सर. देखो, ड्रॉई टाइम फॉर डेलिब्रेशन, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, मेरे को लगता है ये आने के चांसेस हैं सर. द होल्डर मस्ट, if so required by the drawee of the bill of exchange presented to him for acceptance, allow the drawee. सर प्लीज इसको अच्छे से करके जाना. कितने घंटे लिखा है? पर 48 घंटे बड़ी चीज थोड़ी कि उसके बाजू की चीज जो है ना बवाल है. पब्लिक हॉलीडे, साला एग्जाम में 26 जनवरी डाल देगा, देखना बीच में. 48 घंटे है ना, 2 दिन होते हैं, बीच में 26 जनवरी भी तो हो सकता है. तो 25 को अगर बिल ड्रॉ किया तो आप 26 नहीं काउंट करोगे, 27 तक आप 48 घंटे देखोगे. वो तो आप 48, वो क्या टाइम देगा मेरे को क्या पता, तो एग्जाम में आपको देखना होगा सर. पर ध्यान रखना, पब्लिक हॉलीडे एक्सक्लूड करते बहुत बवाल क्वेश्चन आते हैं इससे. आने टाइम तो हम लोग इंटर में बाप रे बाप परेशान होते थे. वो ये जब एक छुट्टी रहेगी ना, ये आम जिंदगी रहेगी. वो 2-3 पब्लिक हॉलीडे आई ना बीच में, लंका लग जाएगी सर आपकी. अच्छा, पब्लिक हॉलीडे मीन संडे. अबे संडे पब्लिक हॉलीडे नहीं होता सालो, पूरे संडे कल दिन भर क्लास है. चलो चलो चलो. प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, promissory note, bill of exchange, check must be presented for payment to the maker, acceptor, drawee thereof the by or on behalf of the holder or hereinafter provided. In the default of such presentment, the other party there are not liable thereto the such holder. आपको प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा सर, और अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी प्रेजेंट कर रहे हो तो सफिशिएंट है. एक्सेप्शन देखो, where a promissory note is payable on demand and is not payable at a specified place, no presentment is necessary in order to discharge the maker thereof. ये क्या बोल रहा है भाई? पेबल ऑन डिमांड है तो उसका फिर कभी भी पेमेंट हो सकता है, उसमें प्रेजेंटमेंट की बात नहीं है. जब प्रेजेंट करेगा तब पैसा देना पड़ेगा. Notwithstanding anything contained in section 6, where an electronic image of authenticated check, याद है ना, फिजिकल को अपन ने किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक, is presented for payment, the drawee bank is entitled to demand any further information. आपसे जो इंफॉर्मेशन लगेगा, उसको कुछ सस्पिशियस लगा तो भी आपसे हर एक इंफॉर्मेशन लेगा, वो चेक करेगा सर, कहीं फॉर्जरी वगैरह तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है सर, सब चीज वेरीफाई करेगा सर. क्यों नहीं करेगा? आप फिजिकल को इमेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो शायद कुछ लोचा तो नहीं है सर. Provided that the truncated check so demanded by the drawee bank shall be retained by it. वो फाड़ेगा नहीं उस चेक को, फिजिकल चेक को अपने पास रखेगा, भले इलेक्ट्रॉनिक बना देगा उसका. If the payment is made accordingly. Hours for presentment, कब आप प्रेजेंट करेंगे सर? बिजनेस आवर्स. ठीक है, बैंक रहेगा तो बैंकिंग आवर्स. Presentment for payment of instrument payable after date or site. A promissory note or bill of exchange made payable at a specified period after date or site must be presented for payment at maturity. जिसमें maturity में बात हो. Presentment for payment of promissory note payable by installment must be presented for payment on 3rd day after the date fixed for the payment of each installment. 3 दिन का वो जो ग्रेस डेज बचपन में पढ़े हो ना सर, ये पढ़े हो ना, ये यहीं से तो आया है सर. अबे लॉ से तुम लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, अकाउंट से लॉ नहीं पढ़ते हो. ठीक है, आगे देखो. Presentment for payment of instrument payable at a specified place and not elsewhere. A promissory note or bill of exchange or a check drawn or accepted payable at a specified place and not elsewhere in order to discharge any party thereof be presented for a payment at that place. ये that place word ही तो important है, जिस जगह बोला वहीं पेमेंट करना. तो स्पेसिफाइड प्लेस कैसे होगा? और पोस्ट ऑफिस में तो एड्रेस तो देगा ना, वही पेमेंट का प्लेस होगा. हाँ, इंस्ट्रूमेंट पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस. देखो अगला, अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन और एक्सेप्टेड पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर और ड्रॉअर देयरऑफ बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस. प्रेजेंटमेंट वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाइड. अब आप प्लेस ही नहीं बता रहे तो कौन सा होगा सर? प्लेस ऑफ बिजनेस. अगर आप प्लेस नहीं बताओगे तो बिजनेस प्लेस. सर बिजनेस प्लेस भी नहीं पता है, जहां मिलेगा वहां पकड़ के पैसे देंगे लेंगे.
ठीक है, जहां पर वो सामने टकरा गया मरीन ड्राइव में, ला दे छोड़ तेरी आइसक्रीम, पहले पैसा दे नहीं, चलो देखो, presentment of check to charge drawer subject to the provision of section 84, a check must in order to charge the drawer be presented at the bank. चेक तो हमेशा बैंक पे ही प्रेजेंट होता सर, अपॉन विच इट इज ड्रॉन बिफोर द रिलेशन बिटवीन द ड्रॉर एंड हिज बैंकर हैज बीन ऑल्टर्ड टू द प्रेजुडिशियस ऑफ द ड्रॉर। ऑब्वियस सी बात है सर, वो अपना बैंक अकाउंट क्लोज कर दे उससे पहले आपको चेक देना होगा, उसके बैंक अकाउंट क्लोज करने के बाद आप किसको चेक दोगे सर, बैंक भी बोलेगा आप कौन, ठीक है। अगला देखो, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज एनी अदर पर्सन, अ चेक इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉर, ड्रॉर कौन है जो बनाया है, be presented within a reasonable time after delivery thereof by such person, reasonable time generally 3 महीने के अंदर है। presentment of instrument payable on demand, reasonable time क्यों होना चाहिए सर, after it has been received। presentment by or an agent representative of deceased or assignee of the insolvent, presentment for acceptance देखो, or payment must be made to a duly authorized agent of the drawer maker acceptor as the case may be, where the drawee maker or acceptor has died, to his legal representative where he has been declared as an insolvent to his assignee, मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव और इंसॉल्वेंट हो गए तो असाइनी, ठीक है। ये काय के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस के लिए, है ना, याद रखना। अगला, एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, एक्सक्यूज होगा सर, बिल्कुल एक्सक्यूज अलाउड है बट रीजनेबल, ऐसा नहीं कि कुछ भी एक्सक्यूज दे रहे हो आप। डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट इज एक्सक्यूज इफ द डिले इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल, कोविड उस टाइम प्रेजेंट कैसे करोगे, बाहर निकलते तो पुलिस वाला डंडा मारता, and not imputable to his default, misconduct or negligence, when the cause of the delay cease to operate, presentment must be made within a, जैसे ही कोविड हटा आप तुरंत जाके क्या करें, प्रेजेंट करें सर विद इन रीजनेबल टाइम। व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, अब कुछ केसेस सर ये पढ़ के जाओ, इससे थ्योरी क्वेश्चन आएगा, पढ़ के जाना इसको। कुछ केसेस है यहाँ पर प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी है, मतलब प्रेजेंट करने का मतलब ही नहीं है सर। इफ द मेकर ड्रॉई और एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट, भाग रहे जानबूझ के, जब घर में आते प्रेजेंट करने के लिए तो बोलते घर में ही नहीं है, बोल देना किसी को भी, ठीक। इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस एंड ही क्लोजेस सच प्लेस ऑफ अ बिजनेस, दुकान बंद करके भाग गया सर, क्या कर लोगे अब। इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट सम अदर स्पेसिफाइड प्लेस, नाइदर ही और नॉर एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू पे अटेंड सच प्लेस, है ही नहीं, है ही नहीं, आपको गांधी उद्यान बुलाया भाग गया, आया ही नहीं वो, ठीक। If the instrument not being payable at a specified place, he cannot after due search be found, आपने उसे ढूंढा दोस्त के घर उसके घर कहीं नहीं मिल रहा है, बाद में पता चला वो तो नल्ली में था, ठीक है, छोड़ दी सरकार बोली रहने दो, इन सब केसेस में कैसे हो पाएगा। As against any party sought to have been discharged therewith, if he has engaged to pay notwithstanding non-presentment, ये क्या बोल रहे हैं बता सकते हो, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है वो, परफेक्ट। सर कोई सामने वाला बोल रहा है कि आप प्रेजेंट मत करो इंस्ट्रूमेंट, बिना प्रेजेंट किए भी मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो पागल हो क्या जब इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करोगे, जब सामने वाला बोल रहा है मैं आपको ऐसे ही पैसा दे दूंगा तो मत करो प्रेजेंट। एज अगेंस्ट एनी पार्टी इफ आफ्टर मैच्योरिटी with knowledge that the instrument has not been presented makes a part payment on account of an amount due to the instrument, promise to pay the amount due या otherwise waive his right to take advantage, इस केस में क्यों प्रेजेंट करोगे, आधा पैसा दे दिया, बचा हुआ पैसा देने का वादा कर दिया, और तीसरा बोल रहा है कि मैं भाई तू अगर प्रेजेंट नहीं भी करेगा तो भी मैं कोई तेरे एडवांटेज नहीं लूंगा, केस वेस नहीं करूंगा। अगला, as against the drawer, if the drawer could not suffer damage from the want of such presentment, ड्रॉअर को लग रहा है कि अगर नहीं भी प्रेजेंट करूंगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा तो मत करो। लाइबिलिटी ऑफ अ बैंकर फॉर नेग्लेक्टिंग डीलिंग विद अ बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सर अगर बैंक की गलती से कुछ हुआ, बैंक सो नेग्लिजेंटली और इम्प्रॉपरली, तो फिर बैंक को क्या कंपनसेट करना पड़ेगा, बैंक को कंपनसेट करना पड़ेगा सर, कितना
सर ये पहले से नहीं बता सकते, ये तो कोर्ट में डिसाइड होगा सर कितना कंपनसेट करना पड़ेगा, वो कोर्ट पे मैटर चल जाता है सर। रूल एज टू कंपनसेशन, द कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक बाय एनी पार्टी liable to the holder or endorsee shall be determined by the following rules। देखो क्या है, the holder is entitled to the amount due upon the instrument, जितना अमाउंट ड्यू है उस इंस्ट्रूमेंट में वो तो रिकवर कर ही सकते हैं। where the person charged reside at a place different from that, at a place where the instrument was payable, the holder is entitled to receive such sum at the time at the current rate of exchange। ये कब होता है पता है, ये फॉरेन बिल के केस में होता है, क्योंकि फॉरेन बिल के केस में ना एक्सचेंज रेट चेंज हो जाते हैं। तो जब बात हुई थी तो $80 पे बात हुई थी, जब वाक्य में पेमेंट की बात हुई तो 83 हो गया डॉलर। ठीक, अगला, एन एंडोर्सर who being liable has paid amount due on the same is entitled कितने परसेंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी ले सकते हो सर। कब से कब तक, जब से उस बिल के पेमेंट की ड्यू डेट थी तब से लेके जब वो आदमी सामने वाला पे कर रहा है। When the person charged and such endorser reside at different place, the endorser is entitled to receive such sum at a current rate of exchange between the two places। ये foreign bill वाली कहानी है। The party entitled to compensation may draw a bill upon the party liable to compensate payable at a site on demand for the amount due on him together with all the expenses properly incurred by him। Such bill must be accompanied by the instrument dishonored and the protest thereof। protest अभी आप लोग पढ़े नहीं हो, छोटे हो, but protest मतलब वो होता है जहां पर हम सामने वाले को बोलते हैं अबे सुन, कोई भरोसा नहीं तू पैसा देगा। मैं आज ही के आज कोर्ट को बोलता हूँ कि इस आदमी की प्रॉपर्टी बेचने मत दो जब तक ये मेरा पैसा नहीं देता। आप लोग कभी छोटे हो, प्रोटेस्ट वगैरह पढ़े नहीं हो सर। इफ सच बिल इज डिसऑनर्ड, द पार्टी डिसऑनरिंग द सेम इज लायबल टू मेक कंपनसेशन देयरऑफ इन द सेम मैनर एज इन द केस ऑफ ओरिजिनल बिल। जितना उसको ओरिजिनल बिल में कंपनसेट करना पड़ता था वो उसे कंपनसेट करना पड़ेगा सर। आई बात समझ, बैठा दिमाग में। इसके बाद सर इसके कुछ सेक्शन है जो कुछ कुछ तो मुझे अच्छे लगते हैं जो आपको करना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट, चेक, इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर आवर्स फॉर प्रेजेंटमेंट, याद रखना वो 48 घंटे, अभी याद है ना, ठीक है। और इसके बाद डिसऑनर तो एकदम घोट के पीछे, इसको छोड़ना भी मत, सोचना भी मत छोड़ने की। रूल्स फॉर कंपनसेशन रीड कर सकते हो। एक और अभी जो अपन पॉइंट पढ़े थे कि सर कुछ केसेस है जहां पर बिल प्रेजेंट करना नेसेसरी नहीं है, वो ये सब मेरे हिसाब से अच्छे सेक्शंस हैं जिनको आप 2-4 बार रीड कर लो, अच्छे हैं, इनके साथ तो लिखना चाहिए। आई बात समझ, ये हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।